फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस फंड में अगर आप निवेशित हैं या आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, और वो फंड मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहे हैं उनकी क्या सोच है मार्केट के बारे में, उस फंड के बारे में, उस फंड की डिटेल के भी हम बातचीत करेंगे। तो आज हमने जो चुना है उसका नाम है मिरे एसेट का लार्ज कैप फंड, यानी जहाँ पे बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप्स में जहाँ पे पैसे लगते हैं, और साथ ही उसको जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है गौरव मिश्रा। बहुत लंबा अनुभव है और टॉप परफॉर्मर में से एक हैं। तो गौरव जी से ये समझने की कोशिश होगी कि भाई इस फंड में इस वक्त कोई पैसे लगाए तो क्यों लगाए। लेकिन इससे पहले कि फंड मैनेजर को चूंकि हम लोग गेस करने की कोशिश करते हैं इस शो में, तो मैं ये समझना चाहूँगा गौरव जी से कि इस वक्त मार्केट को लेकर के उनका नज़रिया क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है, तरह तरह की बातें, अलग अलग जितने लोग होते हैं उतनी बातें सामने निकल के आती हैं। तो गौरव जी क्या क्या नज़रिया क्या है आपका इंडियन मार्केट को लेकर के? पिछले 1.5 साल से तो बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा लोगों का। जी नीरज जी, हमारा और मेरा नजरिया मार्केट की तरफ एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नजरिया है। स्पेशली इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 1 साल या उससे लंबी है। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसके कारण हम सबको पता है, दिखते हैं बेसिकली ग्लोबल क्यूज जो कुछ वॉलेटाइल रह सकते हैं अभी भी उसकी वजह से। बट अगर हम इन्वेस्टर का होराइजन अगर 1 साल और उसके बियॉन्ड है तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और एक अच्छे रिटर्न्स, स्पेशली उसके और लंबे पीरियड के लिए रखो तो कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, तो 1 साल से ज़्यादा के जो नज़रिया रखते हैं, यानी जो लंबे समय के लिए पैसे बनाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट अच्छा है। लेकिन गौरव जी, अमेरिका से हम लोग बहुत ड्राइव होते हैं और चूंकि बड़ा मार्केट है तो उससे बच नहीं सकते हम लोग। FIIs के बहुत पैसे हालांकि अभी तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन US में अभी भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जॉब मार्केट के हो, इन्फ्लेशन के हो, वो सब नीचे आ रहे हैं। हाउसिंग थोड़ा सा अभी स्टिकी है जिसको कोर इन्फ्लेशन मानते हैं, लेकिन फूड एनर्जी काफ़ी नीचे आ गए हैं। फिर भी फेड का अनुमान या ऑड्स जो हम लोग देखते हुए ये मान के चल रहे हैं कि अभी मई वाली बैठक में 25 और हो सकता है जून में भी 25। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे रेट हाइक लगातार अभी रुक नहीं रही यूएस में, हम भी एक प्रेशर में, हालांकि हमारे गवर्नर साहब ने इस पर बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि पॉज दे दिया उन्होंने, क्या इक्विटी मार्केट उस शॉक को झेलने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो यूएस की रेट हाइक की साइकिल चल रही है, काफी टाइम से ऑलरेडी मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, कर चुका है। जहां तक इंडियन मार्केट की बात है, जो इंडियन मैक्रोज हैं वो उसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा और आउटलुक उससे ज्यादा डिटरमिन हो। और अगर हम इंडियन मैक्रोज देखें पिछले कुछ टाइम से, इनफैक्ट राइट थ्रू कोविड ऑल्सो और यूक्रेन क्राइसिस में भी एक अच्छा आउटकम इंडियन मैक्रोज का रहा है। और अभी भी आउटलुक मैं कहूंगा कि इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनली बेटर ही हुआ है। जैसे कि रीसेंट रीडिंग्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, ट्रेड करंट अकाउंट और जो डेफिसिट्स हैं वो भी ठीक हैं, बजटरी अजम्पशंस और बजट फिस्कल डेफिसिट आउटलुक, वो सब एक स्टेबल हेल्दी मैक्रो की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़े बहुत सप्लाई साइड प्रेशर्स थे भी इन्फ्लेशन के ऊपर जिनका असर था, वो अगर कंट्रोल में आ रहे हैं तो इंडिया का मैक्रो रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, तो वो इक्विटीज को एक डाउनसाइड सपोर्ट देगा। ऑफ कोर्स मार्केट वोलेटाइल रह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल मनी का फ्लोज का इम्पैक्ट रहता है, बट वो शॉर्ट टर्म में रहेगा। और यस, आई मीन जो यूएस की बात है, कहीं ना कहीं जो वो लोग इतने सीवियर स्टीपेस्ट हाइक्स लिए हैं वहाँ की मॉनेटरी अथॉरिटीज ने, उसका असर लैग से आएगा। ऑलरेडी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दिख चुके हैं जो वहाँ की बैंकिंग सिस्टम पे था। मेरे ख्याल से जो ये टाइटिंग भी हुई है उसके भी इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आई एम श्योर वहाँ की अथॉरिटीज डेटा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके ऊपर बेस नहीं करते हैं, बट श्योरली कहीं ना कहीं पॉज और रिवर्सल भी आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्गर होराइजन है, तो उसमें ये सब चीजें एवरेज आउट हो जाएंगी। अगर कोई शॉर्ट टर्म देख रहा है तो ये टाइम करने की कोशिश कर सकता है, बट नॉर्मली एज एन इन्वेस्टर
आप बिजनेसेस। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है, जो टॉप फंड है उनमें से है ये, और इसने अपने इंसेप्शन से लेके अब तक बहुत बढ़िया रिटर्न भी इसने दिया है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारे नंबर्स पढ़ सकते हैं, उसमें हम लोग अपना समय ज़्यादा ना दे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत ही ब्लैंकेट सवाल सर ये पूछता हूँ कि किसी भी निवेशक को इस समय लार्ज कैप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? अगर रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा रिस्क ले वो, तो मिड कैप में बहुत पैसे बन सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रिवार्ड है। तो इस फंड की खूबियाँ क्या हैं और क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, ये हमें समझाइए। अगर हम लोग देखें कि इंडिया अभी इस समय स्लाइटली $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सब $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर मानते हैं, विश्वास है कि जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक कंट्री को ग्रो करने के लिए, वो सब है इंडिया में। वो 3.5 से 5 और 7 ट्रिलियन तक जाएगी कम से कम। इस जर्नी में ऐसा हुआ यदि, तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो इंडिया की जो लार्ज कैप में टिपिकली 80% ऑफ द पोर्टफोलियो टॉप 100 कंपनीज का होता है, अगर इतना सिस्टम और कंट्री डबल हुई 3.5 से 5 और 7 ट्रिलियन, इसमें बड़ी कंपनीज तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगी। इन बड़ी कंपनीज में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनने पिछले कुछ सालों से अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इंडस्ट्री में स्ट्रेंथनिंग की है। जैसे कि जो बैंक्स हैं, कुछ लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, कुछ लीडिंग पीएसयू बैंक्स, और ये अगर हम देखें तो ये स्टोरी हर सेक्टर में है, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स का सेक्टर हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेक्टर हो। अगर 20 साल पहले भी जाएं तो जब इंडिया एक लेस देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी था, तो जो उस समय की लीडिंग कंपनीज जो वेल मैनेज, सब नहीं बट काफी जो वेल मैनेज हैं, जिनकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, तो उनने इस पूरे पीरियड में नॉट एवरी ईयर, मतलब एक एस्केलेटर जैसे नहीं, बट ट्रेंडिंग ओवर द पीरियड सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं। जब इंडिया भी खुद एज ए कंट्री डबल करेगा, तो जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं, इसमें काफी सारी, सब नहीं ऑफ कोर्स, बट काफी सारी जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बैंकिंग तो एक एग्जांपल है, बट अदर सेक्टर्स भी डिस्क्रिशनरी में जो लीडिंग, जो अच्छी कंपनी होने लगती है, वो थोड़ी सी उनकी साइज डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स कि उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, बट टिपिकली जो लीडिंग कंपनी, चाहे वो होम बिल्डिंग में हो, चाहे वो वाइट गुड में हो, चाहे इलेक्ट्रिक, वो सब ये टॉप 100 कंपनीज में आने लगती हैं। और इसलिए उनके बिजनेस मॉडल्स प्रूवन जैसे हो जाते हैं, रेजिलिएंट एंड प्रूवन। तो अगर वोलेटिलिटी भी रहती है तो लार्ज कैप में थोड़ी सी कम रहती है। अगर आप हर इंडेक्स का फेटेलिटी देखें कि कितनी कंपनीज हर साल उस इंडेक्स से नीचे जा रही हैं, तो सबसे कम लार्ज कैप में ही होता है। तो एक तरीके से डाउन साइड थोड़ा कम रहता है। और अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे इन्वेस्टर्स को विश्वास है, हमको है, मुझे है, तो वो पार्टिसिपेट करने का भी मौका रहता है लार्ज कैप के थ्रू। गौरव, अभी भी आप लोगों का फोकस क्या बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा है, बैंक एंड फाइनेंस में? देखिए, हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप होता है। जो भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सर्कमस्टांसेस हैं, आउटलुक है सेक्टर का और इंडिविजुअल फर्म्स का, उसके हिसाब से स्टॉक्स की वेट्स बिल्ड होती हैं। इस समय यस, ऐसा है कि बैंक्स का बॉटम अप बेसिस पे जो आउटकम आ रहा है सेक्टोरली, हम लोग ओवरवेट हैं। उसके कारण वैसे मतलब पता है कि साइकिल जो है, कि क्रेडिट साइकिल हो, एसेट क्वालिटी साइकिल हो, सब टर्न अराउंड कर चुके हैं। मतलब ट्रेंड अच्छा लग रहा है फॉर एटलीस्ट सम टाइम। उसके अलावा वैल्यूएशन भी अभी कंफर्टेबल जोन में। सो ये सब कारणों से हम लोग सेक्टर पे ओवरवेट है। बावजूद इसके कि ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और अगर कटेंगी नहीं तो कम से कम सस्टेन करेंगी, प्राइवेट कैपेक्स बहुत ज़्यादा सर हो नहीं रहा है, केवल सरकारी ज़्यादा ही हो रहा है, फिर भी जी हाँ, क्रेडिट ग्रोथ बहुत सारे सेक्टर से आ रहा है। केपेक्स एक है, उससे एटलीस्ट तो भी एक लो बेस से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया था, थोड़ा सा मॉडरेट करेगा, बट स्टिल जो डबल डिजिट्स में आना चाहिए। और
क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट्स, एसेट क्वालिटी, ये सब बिल्कुल अच्छे हैं इस समय। तो इसमें मेरा समझना है कि स्पेशली जो अच्छे बैंक्स हैं, वेल लेड, जिन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजीज और नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इस पीरियड में, उनको इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो ग्रोथ थोड़ी सी पहले से मॉडरेट होगी, बट जो अच्छे बैंक्स होंगे वो सिस्टम से बेटर ग्रो करेंगे और मोर प्रॉफिटेबली ग्रो करेंगे। तो वहां पर रिटर्न्स ठीक रहेंगे। ओके। अच्छा, इस समय क्रॉस मार्केट कैप आपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया, एलोकेशन किया है, ये बताइएगा। और जो टॉप होल्डिंग है आपकी, वो अंडर परफॉर्मर है सर? यस, पहले तो लार्ज कैप है तो इसमें 80% प्लस लार्ज कैप में होनी चाहिए। इस समय करीबन 85 से थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि पिछले 5-6 क्वार्टर से फाइनेंशियल्स में वेट्स और बढ़े हैं, और वो बेसिकली लार्ज कैप बैंक्स में वेट्स बढ़े हैं। इसलिए स्मॉल कैप बहुत ही छोटा फ्यू परसेंटेज पॉइंट है, जो बाकी 10-12% होगा वो मिड कैप होगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जो हमारा टॉप वेट एक्चुअली बैंक है, प्राइवेट बैंक इंडिया का। एंड आई थिंक डिपेंडिंग ऑन आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं, एक टाइम था अबाउट 8-9 महीने पहले, जब हम लोग अंडर वेट थे उस नाम पे। मार्केट में वोलेटिलिटी हुई तो उसमें हम लोग ने वो वेट बढ़ाए हैं और वो वेट ले गए हैं, और एक्चुअली वहां से तो बेंचमार्क से काफी सुपीरियर रिटर्न्स उस पोजीशन ने दिया है। ओके। तो वो नाम लोगों को मालूम होगा, हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन आप उसको देख के समझ सकते हैं कि उस पे वो एक्चुअली एक ग्रुप। यस तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत बहुत चर्चा होती है उसकी कि उस पे क्या व्यू रखना चाहिए। दूसरा, आईटी सेक्टर में बेलवेदर्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और उनकी कमेंट्री बड़ी वीक है सर, और नतीजे भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं। क्या ये एक चिंता का कारण होना चाहिए सेक्टोरली भी और मार्केट के मूड सेंटिमेंट के लिए भी? नहीं, मेरे समझ से ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा बैंक्स जो हैं बेसिक जो आईटी सेक्टर, उनके बिगेस्ट क्लाइंट्स यूएस में ही। सो इसमें तो ये एक्सपेक्टेड मार्केट के अजम्पशंस में भी है कि यूएस का जो इकोनॉमी और जो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटलुक है, उसके ऊपर आईटी सेक्टर का भी थोड़ा सेंटिमेंट चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये ब्रॉडली नोन है जो भी हो रहा है आईटी सेक्टर में। तो ओवरऑल रेस्ट ऑफ द मार्केट पे कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ना चाहिए। और जहां तक आईटी सेक्टर खुद बात रही, सेक्टर एक बहुत ही हेल्दी प्रॉफिटेबल सेक्टर है, बहुत अच्छे इसके बिजनेस कैरेक्टर हैं। कुछ सालों से कोविड से पहले थोड़ा ग्रोथ अनसर्टेनिटी भी थी, सेशन और सबकी स्लो डाउन के चांसेस हैं। तो कॉर्पोरेट बिहेवियर कैसा रहेगा वहां पर, उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से ये सेक्टर हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल रहे, बट बिजनेस खुद काफी अच्छे हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स प्रूवन है, और ये स्किल सेट्स को दुनिया की जरूरत है। सो आई थिंक थोड़ा बहुत यस, कुछ पीरियड के लिए अनसर्टेनिटी रह सकती है, वोलेटिलिटी रह सकती है, बट बियॉन्ड दैट इंडस्ट्री की ग्रोथ भी रिबाउंड क्या इस मौके का फायदा उठाएंगे आप? अभी अनसर्टेनिटी रहेगी और चूंकि बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है, तो वैल्यूएशन नीचे आएंगे, तो आप मौके का फायदा उठाएंगे या अभी अवॉइड रखेंगे 1-2 क्वार्टर्स को? थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। कभी कभी ये डिसीजंस मतलब डिपेंड करेंगे कि क्या वैल्यूएशंस कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गए, या ग्रोथ मार्जिन पे या आउटलुक जो है मार्जिन पे वो थोड़ा और इम्प्रूव हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज जो टॉप आईटी कंपनीज वो स्टिल महंगी दिखती है अगर आप प्री कोविड से कंपेयर करें तो, या ये सोच गलत है? नहीं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्री कोविड से अब तक 2-3 चीजें का फर्क है। एक तो जो लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, प्रायर जो एवरेजेस हम लोग देखते हैं उनके वैल्यूएशंस का, उसमें और अब में फर्क ये है कि जो लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, इन लोगों ने अपने जो फाइनेंशियल पे आउट पॉलिसीज हैं वो काफी एक इम्प्रूव की हैं। तो उससे डेफिनेटली थोड़ा सा री रेटिंग का वो स्कोप रहता है।
और सिमिलरली जो ग्रोथ आउटलुक है जो मैं कह रहा था पोस्ट कोविड, वो पहले से कुछ परसेंटेज पॉइंट ऊपर हुआ है, क्योंकि ये दुनिया पूरी माइग्रेट कर रही है क्लाउड और डिजिटाइजेशन, और इंडियन आईटी कंपनीज इनकी जरूरत है। तो मैं नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशंस मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जो पिछले दिनों आईपीओ में आई थी लेकिन तगड़े उनमें करेक्शन हुए। क्या अब भी उन कंपनियों पे मेरे सेट का भरोसा बना हुआ है? स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें मेरे सेट के लार्ज कैप फंड के बारे में गौरव मिश्रा से, जो इसके फंड मैनेजर हैं। और हमने कहा था कि हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में भी बातचीत करेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में है, आईपीओज में आए थे, काफी करेक्शन हुआ, फिर भी बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले 2 साल के अंदर जिनके आईपीओज आए थे और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी कंपनियां थी, वो टूट टाट के 1/4 प्राइस पे, 1/3 प्राइस पे आ गई हैं। आप उनको अभी भी होल्ड कर रहे हैं या आपने बीच में उनको एवरेज आउट किया है? जो ऐसी पोर्टफोलियो कंपनीज जिसमें जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आईपीओ में किया है, उस समय अप्रोच ये रहती है कि डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोफाइल है कंपनी का, कोई कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा था। हम लोग को थोड़ा सा कंफर्ट था कि जो ये एड्रेसेबल मार्केट्स हैं, जो अल्टीमेट बिजनेस कैरेक्टर बन सकता है इन फर्म्स का, अगर ये सक्सेसफुल रही तो रीजनेबली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अपने आप में बन सकते हैं। ऑफ कोर्स और भी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि कंपनी की उस इंडस्ट्री में पोजीशनिंग, स्ट्रेंथ क्या है, तो वो सब देखते हुए थोड़ा सा एक्सपोजर लेते हैं। फिर ये अप्रोच रहती है कि देखें कैसा वो परफॉर्म कर रही हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रही हैं मार्केट, और उसका एनवायरनमेंट कैसे इवॉल्व हो रहा है। ऑफ कोर्स करेक्शंस ज्यादा स्टीप हुए हैं कोई कैटेगरीज में, बट ब्रॉडली अगर बिजनेसेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ या उससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं और करेक्शन भी हुआ है, तो इन सम केसेस वेट्स हम लोग ने फिर बिल्ड किया। तो आप उनके बिजनेसेस पे अभी भी भरोसा आपका बना हुआ है? आपको कोई उनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं लगती, केवल प्राइस करेक्शन हुआ क्योंकि ओवर वैल्यूड थे वो? हाँ, बिजनेसेस इवॉल्व कर रहे हैं और हम लोग के बहुत ही एक साइज पोजीशंस हैं, उनपे वेट बढ़ाए भी हैं, तो भी बहुत ही साइज पोजीशंस हैं। वो हम लोग मतलब ट्रैक कर रहे हैं बहुत क्लोजली। बट जो अभी तक इवोल्यूशन हुआ है उनका, वो चाहे वो ब्रेक इवन से आगे या उससे ऊपर कितना, और ग्रोथ, मार्जिन, सबका कॉम्बिनेशन देखते हुए ब्रॉडली सैटिस्फैक्टरी है। कहीं कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, तो फिर हम लोग वेट एंड वॉच पे रखते हैं। और वहां पर भी कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट के आते हैं, पब्लिक डोमेन, तो उसको सब देखते हुए फिर अपना उसमें स्टेप्स लेते हैं। ऐसा भी है कि ग्लोबली ये थोड़े से जो कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे कि जहां पर ग्लोबली सेंटिमेंट्स बहुत वीक हुए हैं, इसलिए उसके साथ साथ भी इनकी परफॉर्मेंस डाउन रही है। बट ब्रॉडली हम लोग उसको फंडामेंटल्स पे देख रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, और फिर वैल्यू उसके हिसाब से, अगर ये अपना ठीक ठाक निकल के आए तो क्या वैल्यू बननी चाहिए, उसके हिसाब से अगर प्राइस कंफर्टेबल है तो हम लोग उसमें पोजीशन में रहते हैं। Okay, so I really appreciate you speak up about these companies and still have a faith. गौरव, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इस पूरे जो ये फंड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, मेरे सेट का जो लार्ज कैप फंड है, वो ऐसे मौक़ों पे जब बाज़ार में बहुत अनसर्टेनिटी हो या वीकनेस दिखे तो फ़ायदा उठाना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छे से गौरव ने एक्सप्लेन किया। और उन सवालों को भी मैंने पूछा जो आप इनके पोर्टफोलियो देख के आपके मन में ज़रूर आते होंगे कि ये स्टॉक क्यों है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपका निवेश करने का मन करता है तो आप मेरे सेट के इस लार्ज कैप फंड में पैसे लगा भी सकते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और लोगों से राय लीजिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके मज़ा आया। हम लोग फिर किसी दिन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।